हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुगंधा अपने हाथों में गर्मा गर्म चाय का कप लिए अपने पति ऋषभ के कमरे में जाती है और चाय का कप टेबल पर रखकर ऋषभ के गालों पर किस करती है और बड़े ही प्यार से उसके कानों में बोलती है, गुड मॉर्निंग जान, वेक अप, मॉर्निंग हो गई। सुगंधा की मीठी सी आवाज सुनकर ऋषभ उसे बाहों में भर लेता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल वाइफ। डैम, तुम्हारी ये खुशबू सच में किसी नशे से कम नहीं है। अच्छा जी, स्वीट पॉइजन हूँ ना मैं। पर बस मेरा हो, ये जहर मैं किसी को नहीं दूंगा। चलिए, आपका रोमांस खत्म हो गया हो तो उठकर चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। फ्रेश होकर जल्दी नीचे आना। इतना कहकर सुगंधा वहाँ से चली जाती है और ऋषभ भी जल्दी से नहा धोकर रेडी होकर नाश्ते के लिए नीचे आ जाता है और सुगंधा उसके लिए टेबल पर नाश्ता लगाती है। तभी ऋषभ के फोन पर उसकी माँ रेवती का कॉल आता है। ऋषभ जल्दी से फोन उठाकर बोलता है, हेलो माँ, कैसी हो? हाँ बेटा, मैं बढ़िया हूँ। जी माँ। मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे पास आ रही हूँ रहने के लिए आज शाम की ट्रेन से। कल सुबह तक आ जाऊंगी, तुम मुझे लेने आ जाना। अच्छा, अभी फोन रखती हूँ, बहुत काम है, बाय। ठीक है माँ। इतना कहकर ऋषभ कॉल कट कर देता है। साथ ही रेवती के आने की बात सुगंधा को बताता है। तभी सुगंधा खुशी से बोलती है, वाह, माँ जी आ रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इस बार मैं उनको कहीं नहीं जाने दूंगी, हमेशा के लिए यही रख लूंगी। जान, माँ जी के आने की खुशी बाद में मना लेना। पहले मुझे एक जोरदार झप्पी पा दो ताकि मैं तुम्हारी इस खुशबू से महक जाऊँ। तुम जानती हो ना, तुम्हारी इस खुशबू का फैन हूँ मैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? फिर अगर मैं ये परफ्यूम लगाना छोड़ दूंगी तो आप तो मुझे देखोगे ही नहीं। पागल हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, अब तड़पा क्यों रही हो? जल्दी से मेरी बाहों में आ जाओ। ऋषभ की बात सुनकर सुगंधा जल्दी से उसे हक कर लेती है, जिसके बाद ऋषभ आराम से घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो वहीं घर पर सुगंधा रेवती के आने की तैयारियां करने लगती है। अगली सुबह जल्दी उठकर ऋषभ अपनी माँ को लेने स्टेशन जाता है। कुछ देर बाद रेवती की ट्रेन आती है और वो ट्रेन से उतरती है, जिसके बाद ऋषभ उसे लेकर घर आता है। घर आते ही सुगंधा अपनी सास के पैर छूकर जैसे ही उसके गले मिलती है, तभी रेवती उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है। ये देखकर सुगंधा बोलती है, माँ जी क्या हुआ? आपने मुझे धक्का क्यों मार दिया? आप मेरी किसी बात से नाराज हैं क्या? नहीं नहीं बहू, मैं तुझसे किसी चीज के लिए नाराज नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ माँ जी? ये जो तेरा बदन खुशबू से महक रहा है ना, वो मेरे दिमाग में चढ़ गई। रुक जा, मुझे मास्क लगाने दे, फिर मेरे गले मिलियो। इतना कहकर रेवती जल्दी से अपनी पर्स से मास्क निकालकर अपने चेहरे पर लगाती है और फिर खुशी खुशी सुगंधा के गले मिलती है। तभी सुगंधा कहती है, माँ जी आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, फिर आप आराम करना। हाँ बहू, चाय कड़क ही बनाना एकदम। जी जी माँ जी, जैसी आपको पसंद है एकदम कड़क वैसी ही बनाऊंगी। चलो माँ, आपका सामान मैं आपके कमरे में रख देता हूँ। हाँ हाँ चल बेटा। इतना कहकर रेवती कमरे में जाती है। साथ ही ऋषभ भी अपनी माँ का सामान उसके कमरे में रख देता है। कुछ देर बाद रेवती फ्रेश होकर नाश्ते के लिए नीचे आती है। नाश्ता करने के बाद ऋषभ ऑफिस के लिए निकल जाता है और रेवती भी आराम करने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। एक दिन सुगंधा नहा धोकर वॉशरूम से बाहर आती है और शीशे के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगती है। उसके सामने पड़े ड्रेसिंग टेबल पर बहुत सारे परफ्यूम रखे होते हैं, जिनको देखकर वो बोलती है, कौन सा वाला परफ्यूम लगाऊं? सारे के सारे ऋषभ को पसंद है। ये वाला, ये वाला, ये वाला लगा लेती हूँ। इतना कहकर सुगंधा परफ्यूम की बोतल उठाती है और खुद पर स्प्रे करने लगती है। तभी उनके कमरे में रेवती आती है और सुगंधा के परफ्यूम की खुशबू फिर से उसके सर पर चढ़ने लगती है और वो अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढककर बोलती है, बहू
तेरा नाम सुगंधा है, इसका मतलब ये नहीं कि तू हर वक्त महकती ही रहे। माँ जी, वो उनको ये खुशबू बहुत पसंद है इसलिए लगा लेती हूँ। उसका तो पता नहीं, पर मुझे ये सब पसंद नहीं है। पता नहीं कैसी खुशबू है, मेरा तो सर घूम जाता है इसे सूंघकर। एक तो तू जो इतना सारा लगाकर बैठ जाती है, पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लेती है। माँ जी, वो क्या है ना, ऋषभ जी के साथ साथ मुझे भी परफ्यूम लगाना बहुत पसंद है, इसलिए जब तक मैं परफ्यूम नहीं लगा लेती तो मुझे लगता है कि मेरी ग्रूमिंग अभी भी अधूरी है, तो बस इसीलिए। चाहे इसकी खुशबू से कोई पागल ही क्यों न हो जाए। पागल ही तो है ऋषभ जी, तभी तो लगाती हूँ। जाकर दोबारा नहा कर आ, या फिर ये कपड़े बदल ले जिन पर तूने परफ्यूम लगा रखा है, और नीचे आकर मुझे खाना दे दे, भूख लगी है। इतना कहकर रेवती वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुगंधा जल्दी से नहाकर दोबारा से कपड़े बदलती है और रेवती के पास आकर उसे खाना परोसती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जहाँ एक तरफ ऋषभ को हर पल सुगंधा की खुशबू चाहिए थी, तो वहीं रेवती को अपनी बहू की खुशबू किसी सर दर्द से कम नहीं लगती थी। ऐसे ही एक रात सुगंधा रोमांटिक मूड में थी। ऋषभ जैसे ही रूम में आकर डोर लॉक करता है, तभी सुगंधा उसके गले लग जाती है और उसके गालों पर किस करती है। ये देखकर ऋषभ बोलता है, क्या बात है जान, आज तो कुछ ज्यादा ही तूफानी मूड में लग रही हो। जी हूँ तो आपके इस तूफान को हवा देते हैं फिर। पर क्या जानू? कुछ कमी है। हाँ, खुशबू। जान, खुशबू कहाँ है? परफ्यूम नहीं लगाया? अरे माँ जी को नहीं पसंद इसलिए नहीं लगाती हूँ। वो कहती हैं उनके सर में दर्द होने लगता है। पर मेरी जान, अभी तो यहाँ माँ जी नहीं है, अब तो लगा लो। जानती हो ना, मैं इस खुशबू के बिना नहीं रह सकता हूँ। ओके जानू, अभी लगाती हूँ। इतना कहकर सुगंधा ड्रेसिंग टेबल पर रखी परफ्यूम की बोतल उठाती है और खुद पर स्प्रे करती है, जिसके बाद ऋषभ सुगंधा के करीब जाता है और उसे बाहों में भर लेता है। कमरे की लाइट ऑफ कर देता है। दोनों पति पत्नी प्यार भरे लम्हे साथ बिताते हैं। वक्त गुजरता है और अब रेवती अपनी बहू की परफ्यूम की खुशबू से इरिटेट होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन सुगंधा परफ्यूम लगाकर महकती हुई बाजार जाने के लिए घर से निकल रही होती है। तभी रेवती बोलती है, बहू, मैंने मना किया हुआ है ना कि मत लगाया कर इस खुशबू को, पर तू है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। अरे कितनी बार कहा है तुझे कि मुझे ये पसंद नहीं है, पर मजाल है जो तू समझ जाए। रोज रोज लगाकर आ जाती है पास में। रेवती की बात सुनकर सुगंधा उदास हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी रेवती बोलती है, माफ करना बहू, मैं थोड़ा गुस्से में आ गई थी। कोई बात नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। बहू, मैं जानती हूँ कि तुझे और ऋषभ को परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है, पर मैं सच में इसे सह नहीं पाती। एक काम करते हैं, मैं तुझे होममेड परफ्यूम बना कर देती हूँ, जैसे गुलाब, मोगरा, चंदन, तू वो लगाना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। मैं अभी बाजार होके आती हूँ। इतना कहकर सुगंधा वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और रेवती सुगंधा के लिए होममेड परफ्यूम रेडी करती है और सुगंधा भी खुशी खुशी अपनी सास का बनाया हुआ परफ्यूम लगाती है। साथ ही ऋषभ को भी ये होममेड परफ्यूम बहुत पसंद आता है और इस तरह से सुगंधा महकती भी रहती है और उसकी सास के सर में दर्द भी नहीं होता। रिद्धिमा अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मुंबई से वापस अपने घर लौट रही थी कि रास्ते में उसकी टैक्सी खराब हो जाती है। तभी ओह नो, इस कार को भी अभी खराब होना था क्या? घर भी नहीं पहुंची और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। बताओ अब मैं क्या करूं? मैडम, टायर पंचर हो गया है, 1 घंटा लग सकता है, कोई मैकेनिक ही नहीं है। हैं? 1 घंटा? इतना ज्यादा टाइम? मैडम एक काम करो, सामने वाले मॉल में जाकर आप शॉपिंग कर लो, इतने में मैं टायर भी चेंज कर दूंगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है और यहाँ बहुत गर्मी भी है। इतना बोलकर रिद्धिमा उस पास वाले मॉल में चली जाती है और वहाँ पर जाकर सीधा कपड़ों के सेक्शन में जाती है, जहाँ वो ढेर सारे टॉप, जीन्स, शर्ट्स और सूट्स देखती है और फिर बोलती है, वाओ, कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी है। मैं काम करती हूँ,
मैं ना फोटो ले लेती हूँ बगल वाले रवि टेलर से, सेम टू सेम बनवा लूंगी। वैसे भी मैं तो यहाँ विंडो शॉपिंग कर रही हूँ। कैन आई हेल्प यू मैम? नो, आई कैन मैनेज। ऐसे ही घूमते घूमते वो दूसरी तरफ जाती है, जहाँ एक लड़की एक नए ब्रांड का जूस लॉन्च कर रही होती है कि तभी वो रिद्धिमा से कहती है, मैम ये ट्राई कीजिए, न्यू लॉन्च हुआ है, आपको ये जामुन फ्लेवर जरूर पसंद आएगा। नहीं, मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं है। मैम इसमें 6 फ्लेवर और हैं, आप वो तो ट्राई कीजिए। नहीं, मुझे नहीं लेना। मैम ये लीजिए, आपको मैंगो और गुआवा का फ्लेवर जरूर पसंद आएगा, इसका टेस्ट बहुत एक्सोटिक है। ओके ठीक है, दीजिए। अच्छा है, बेकार सा फीडबैक दे देती हूँ और दूसरा वाला फ्लेवर ट्राई करती हूँ। ये फ्लेवर मुझे पसंद नहीं आया, आप दूसरा वाला देना। इस तरह रिद्धिमा उसके सारे फ्लेवर्स को टेस्ट कर लेती है और नापसंद करते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी उसे ड्राइवर का कॉल आता है और वो नीचे जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ जाती है, जिसमें एक ऋत्विक नाम का लड़का पहले से ही होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लिफ्ट बंद हो जाती है। जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगती है तभी अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और वहाँ की लाइट भी चली जाती है। रिद्धिमा डर के मारे उस लड़के के गले लग जाती है। प्लीज लाइट जलाओ, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। अरे आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको, अभी लिफ्ट चलने लगेगी। आंखें खोलिए, देखिए मैंने फोन का फ्लैशलाइट ऑन कर लिया है। नहीं, जब तक लाइट नहीं आ जाती मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। अचानक से लाइट आ जाती है और लिफ्ट चलने लगती है। दोनों नीचे पहुंच जाते हैं और रिद्धिमा ऋत्विक को थैंक यू बोल देती है और वहां से अपनी टैक्सी में बैठकर अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद उसकी माँ सोनम उससे कहती है, आ गई मेरी बच्ची, कितने सालों बाद आई है। पता है तुझे कितनी याद आ रही थी मुझे। माँ, मुझे आपकी और पापा की ना इतनी याद आई, पता है। सोनम रिद्धिमा को अलग अलग तरीके के पकवान बनाकर खिलाती है। वक्त गुजरता जाता है। ऐसे ही एक दिन सोनम के पास उसकी बेटी के लिए एक रिश्ता आता है। सोनम उन्हें अपने घर बुला लेती है, साथ ही उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करती है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋत्विक होता है। तभी ऋत्विक की माँ नीतू बोलती है, खम्बा खड़ी, कैसे हैं आप लोग? जी हम तो ठीक है, आप सुनाओ। हम भी बढ़िया हैं। अरे अपनी छोरी ने तो ले आओ। जी अब भी बुलाती हूँ। रिद्धिमा बेटा जरा बाहर आना। रिद्धिमा हाथों में चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है कि अचानक उसकी नजर ऋत्विक पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। दोनों की माएं मिलकर इस रिश्ते को पक्का कर देती हैं, जिसके बाद उन दोनों को छत पर अकेले में बात करने के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे में ऋत्विक बोलता है, तुम तो वही हो ना जो उस दिन लिफ्ट में मिली थी? हाँ, मैं वही हूँ। और तुम यहाँ कैसे? जानबूझकर आई हो ना? अरे नहीं, मैं तो माँ के कहने पर आया हूँ। वेल मुझे तो आपका नाम पता चल गया, पर आपको पता है मेरा? नहीं, माँ ने मुझे नहीं बताया। ओह, बाय द वे मेरा नाम ऋत्विक धनेजा है। वैसे आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस साड़ी में। You know, माँ के कहने पर मैंने पहली बार साड़ी पहनी है आज। कुछ ही दिनों के बाद घर वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। इसी बीच ऋत्विक रिद्धिमा को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं। तभी रिद्धिमा एक ड्रेस पसंद करती है और कहती है, ऋत्विक देखो कितनी अच्छी ड्रेस है, वेट करो ना, मैं ट्राई कर आती हूँ। कुछ ही देर के बाद रिद्धिमा वो ड्रेस पहन कर आती है। साथ ही खुद को मिरर में देखकर मॉडल की तरह पोजेस करते हुए बोलती है, वैसे ड्रेस तो अच्छी लग रही है मुझ पर इतनी खास भी नहीं है। क्या पता ऋत्विक को पसंद ना आए। एक काम करती हूँ, दूसरी बारी ट्राई कर लेती हूँ। रिद्धिमा 2 से 3 घंटे लगाकर बार बार कपड़े चेंज करती है और ऋत्विक को दिखाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। 2 मिनट के बाद रिद्धिमा फिर से ऋत्विक के सामने एक ड्रेस पहन कर आती है। इस पर ऋत्विक उससे कहता है, रिद्धिमा क्या है ये, कितने घंटे हो गए हैं, तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया क्या? ऋत्विक कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। रिद्धिमा उसका हाथ पकड़कर मॉल से बाहर ले आती है। कुछ ही देर के बाद दोनों एक दूसरे के साथ लंच करते हैं। देखते ही देखते
कुछ ही दिनों में उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से एक बहुत ही ब्यूटीफुल से रिजॉर्ट में हो जाती है। धीरे धीरे रिद्धिमा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू बैठकर टीवी देख रही होती हैं कि तभी नीतू बोलती है, अरे बहू, बड़ा ही बोरिंग सा लग रहा है। टीवी भी देखने का मन नहीं कर रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ माँ जी, बोर तो मैं भी हो रही हूँ। मेरा ना कहीं बाहर जाने का मन कर रहा है। माँ जी, एक आइडिया है, क्यों ना हम विंडो शॉपिंग पर चले? मतलब मैं कुछ समझी नहीं बहू। माँ जी, आज मैं आपको विंडो शॉपिंग करवाऊंगी। इसमें होगा ये कि ना तो हमारे पैसे खर्च होंगे और हम सारी चीजों को खाएंगे भी, पिएंगे भी और पहनेंगे भी और मजे भी करेंगे। अरे चल, कितना बेकार सा आइडिया है। अरे माँ जी, आप चलिए और रेडी हो जाइए। इतना कहकर रिद्धिमा अपनी सास को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल में ले जाती है और दोनों ड्रेसेस देखना शुरू कर देती है। रिद्धिमा एक शॉर्ट ड्रेस पसंद करती है जिसे पहनकर अपनी सास को दिखाती है और फिर वो बोलती है, हाय राम जी, अरे ओ नासपीटी, इतने छोटे कपड़े क्यों पहन लिए तूने? अगर किसी रिश्तेदार ने देख लिया तो? अरे चिल माँ जी, आपको भी ऐसी ड्रेस पहनाऊंगी, देखना। अरे पागल है क्या बहू? रिद्धिमा एक जीन्स टॉप निकालती है और ट्रायल रूम में अपनी माँ जी को भेज देती है। तभी नीतू आवाज देकर बोलती है, अरे बहू, जरा अंदर तो आ, मैंने वो कपड़े पहन लिए हैं। ओ माँ जी, आप तो एकदम फुलझड़ी लग रही है। हाय, नजर ना लगे मेरी हॉट सी माँ जी को। बहू देख, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है। मैं ना कपड़े बदलने जा रही हूँ, तो तू बाहर जा अभी। रुकिए रुकिए माँ जी, एक कमी है। वाह, अब लग रही है एकदम लल्लन टॉप। चलो अब सेल्फी लेते हैं। इस तरह वो दोनों सेल्फी लेने के बाद वापस अपने पुराने कपड़ों में आकर दूसरी शॉप पर जाकर शॉपिंग करती हैं। ऐसे में दोनों सास बहू कभी कोई सी ज्वेलरी पहनकर देखती हैं, तो कभी कुछ और। इस तरह वो दोनों 3 से 4 घंटे मॉल में घूम घूम कर विंडो शॉपिंग करती हैं और बाहर आकर बोलती हैं, मजा आया ना माँ जी, हमने कितनी चीजों को ट्राई किया आज। हाँ बहू, बड़ा ही मजा आ गया। इस तरह आखिरकार वो दोनों सास बहू मजे लेकर घर आ जाती हैं। और अब विंडो शॉपिंग का ये चस्का नीतू को भी चढ़ जाता है और वो दोनों मिलकर बहुत सारी विंडो शॉपिंग करती हैं और इसी तरह अपनी जिंदगी बिताती हैं। स्वरा एक गरीब घर से थी जिसे 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। इसीलिए स्वरा को जो भी मिलता वो उसे हंसी खुशी खा लिया करती थी। उसको किसी स्वाद से कोई मतलब नहीं था, चाहे खाना उबला हुआ हो या फिर अच्छा हो, वो आराम से सब कुछ खा लिया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्वरा मार्केट जाती है, जहाँ वो दुकान वाले से मोल भाव करते हुए बोलती है, क्या अंकल, हमेशा आप ही से तो लेती हूँ घर का राशन। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे तो कोई एहसान करती है क्या तू? उधार लेना होता है तभी तो मेरी दुकान पर आती है राशन लेने। आप मुझे मेरा राशन दो बस। और रही बात उधार की, तो पहले वाला चुका चुकी हूँ, तभी तो नया ले रही हूँ, कोई फ्री में तो नहीं लेती। स्वरा राशन लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने से आती हुई तेज रफ्तार की बाइक अचानक उसके आगे आकर रुक जाती है, जिससे स्वरा थोड़ा डर जाती है और फिर बाइक वाले पर गुस्सा करते हुए बोलती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? अरे बाइक है, कोई हवाई जहाज नहीं है और तुम कहीं के पायलट नहीं हो जो किसी पर भी अपना हवाई जहाज चढ़ा दोगे। आए बड़े। स्वरा गुस्से में उस बाइक वाले को बातें सुनाते हुए घर आ जाती है, जहां वो देखती है कि वो बाइक वाला लड़का उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ चुका है। स्वरा उसे देखकर चौंक जाती है और फिर बोलती है, अरे बड़े बेशर्म किस्म के आदमी हो, पीपी बजाते हुए मेरे घर तक चले आए। मेरा नाम सुशांत है, वो मैं आपसे। हाँ हाँ ठीक है, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, वहीं से बोलो, सुन रही हूँ मैं। वो मैं आपसे माफी मांगने आया था, मैंने आपको देखा नहीं था आते हुए, और आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। देख लिया, मांग ली माफी, तो जाइए जनाब। सुशांत वहाँ से चला जाता है और घर जाकर बस उसी के बारे में ही सोचता रहता है। इत्तेफाक से अगले दिन स्वरा की मुलाकात फिर से सुशांत से हो जाती है, जहाँ इस बार स्वरा तो सब्जी वाले से मोल भाव कर रही होती है। तो वहीं उस सब्जी वाले से स्वरा को लड़ता हुआ देखकर सुशांत बस उसे देखता ही रह जाता है। स्वरा उस सब्जी वाले से बोलती है,
अरे भैया, इतना भाव क्यों खा रहे हो? अरे इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हो, बताओ 4 रुपए कम कर दोगे तो कौन सी आफत टूट जाएगी आप पर? मैडम कुछ तो शर्म करो, आज से ही मैंने सब्जी बेचनी शुरू करी है और आप बोल रही हो कि रोज मुझसे ही सब्जी ले जाती हो। अरे थोड़ा झूठ कम बोलो। आपको तो पता नहीं कि आपने सब्जी का काम आज से शुरू किया है, कल से या फिर परसों से, लेकिन ये बदतमीज लड़का कल से मुझे फॉलो कर रहा है। आज ही बताती हूँ मैं तो इसको। जल्दी जा और अब कभी आना मत, पता नहीं कैसी लड़की है, इसने तो औरतों को भी फेल कर दिया। स्वरा सब्जी लेकर सुशांत के पास जाती है और उस पर भड़कना शुरू कर देती है, पर सुशांत उसके गुस्से का जवाब बड़े ही प्यार से देता है और उसको ऐसे थोड़ी देर तक देखता ही रह जाता है। जिसके बाद स्वरा का गुस्सा जब वो शांत कर देता है तो वो दोनों एक साथ बातें करते हुए घर जाने लगते हैं। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। अब रोज वो दोनों इसी तरह एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और कुछ ही दिनों में सुशांत की माँ सविता को स्वरा के बारे में वो सब कुछ बता देता है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद घर में स्वरा की पहली रसोई होती है, जिसमें सविता की बहन काजल और उसकी बहू नीता उनके घर आती है। स्वरा उन सभी के लिए अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है और उनके सामने रख देती है, जिसे खाते ही काजल बोलती है, अरे वाह बहू, तेरे हाथों में तो जादू है, जादू। सच मजा ही आ गया आज का खाना खाकर तो। सविता, तेरी बहू बड़ी ही अच्छी है, तू भाग्य वाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली। सच में मासी सास। स्वरा, आप भी बताओ कैसे बना लेती हो ये स्वादिष्ट खाना? खाना तो अच्छा ही होगा ना, आखिर बहू किसकी है? काजल और नीता खाना खाकर स्वरा के हाथों में नेक देकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद स्वरा अपनी सास को खाना देती है, जिसे सविता खाकर बोलती है, पर सच में बहू खाना बहुत ही लाजवाब है, पर नमक थोड़ा सा कम है। जब तक खाने में नमक सही से ना हो, खाने में मजा ही नहीं आता। इतना बोलकर सविता खाने पर से उठ जाती है, जिस पर स्वरा अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सब्जी में नमक डाल देती हूँ, आप खाना तो पूरा खा लीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, अगर अब और खाना खाया तो मेरा पेट फट जाएगा। पर माँ जी, खाना आपकी थाली में बचा है, उसका क्या? अरे इतना इतना तो रोज ही बच जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना बोलकर सविता अपनी प्लेट का बचा हुआ खाना उस डस्टबिन में डाल देती है। खाने का इस तरह अपमान होता देखकर स्वरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ये बात जाकर रात को अपने पति सुशांत से कहती है, सुशांत जी, आज माँ जी ने बचे हुए खाने को डस्टबिन में डाल दिया और अभी भी थोड़ा खाना बचा हुआ है, जिसे कोई भी नहीं खा रहा। फेंक दिया तो क्या हुआ स्वरा, माँ का पेट भर गया होगा और नहीं खाया जा रहा होगा उनसे। ये सब बोलकर सुशांत सो जाता है, पर स्वरा को ये सोचकर पूरी रात नींद नहीं आती और अगले दिन वो सुबह खाना ना बनाकर रात के ही खाने को गर्म कर देती है और रात के चावल को फ्राई करके सभी के सामने परोस देती है। उन फ्राइड चावल को खाकर सविता स्वरा से कहती है, अरे बहू, क्या चावल बनाया तूने, वाह मजा आ गया, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मुझे पसंद है। पर एक बात समझ नहीं आ रही कि यही खाना तूने रात को बनाया और फिर से वही बना दिया, कुछ अलग बना लेती बहू। माँ जी, ये रात का खाना ही है, ये खाना खराब जाता इसीलिए मैंने इन सबको दोबारा से छौंक लगा दिया और चावल को भी फ्राई कर दिया। सत्यानाश हो तेरा, नास पीटी करम जली, तू रात का बासी खाना खिला रही थी हम सबको। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई ना तब बताऊंगी तुझे। माँ जी, खाना खराब नहीं हुआ है और खाना रात का ही तो है। अगर आप और सुशांत जी रात को अच्छे से खाना खा लेते तो ये खाना बचता ही नहीं, और बचता नहीं तो फिर ये खराब भी नहीं होता, और इसे मैंने गर्म कर लिया ताकि हम इसे खा लें। अच्छा जी, तो अब तुम मुझे बताएगी, ये मत भूल कि ये मेरा घर है और यहाँ मेरे हिसाब से चलता है सब कुछ। अपनी सास की ये हरकत देखकर स्वरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उनका हाथ पकड़कर गरीबों की बस्ती में ले जाती है, जहाँ लोग भूख से तड़पते रहते हैं और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। तभी उनके पास एक गरीब बूढ़ी औरत आती है और उनसे कुछ खाने को मांगती है, पर उस गरीब को देने के लिए सविता के पास कुछ भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है, जो कूड़े के ढेर में से रोटी निकालकर खा रहा होता है। ये सब देखकर
सविता को समझ आ जाता है कि वो कितनी ज्यादा गलत थी। उसको खाने की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ना तो सही से खाना मिल पाता है और इस वजह से वो लोग कुपोषित हो जाते हैं। ये सब देखकर सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, आज तेरी वजह से मेरी आंखें खुल गई। मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं अन्न का एक दाना कभी बर्बाद नहीं करूँगी और ऐसे लोगों की मदद करूँगी जिनको वक्त की एक रोटी नसीब नहीं होती, ताकि कोई इंसान भूखा ना मरे। अपनी सास की बातें सुनकर स्वरा अपनी सास को गले लगा लेती है और उस दिन के बाद दोनों सास बहू मिलकर ऐसे ही गरीब लोगों को खाना देते हैं और कभी भी अपनी जिंदगी में खाना व्यर्थ नहीं जाने देते। हमेशा उसका सही जगह पर सही समय पर इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी और को दे या फिर खुद ही उसे भरपेट खा ले। और इस तरह दोनों सास बहू मिलकर समाज सेवा में भागीदार बनती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खाना वेस्ट करने वाले ससुराल वालों की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसके ससुराल वाले लोग ऐसा करते हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।